जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज है 19 सितंबर 2024 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। और यूपीपीसीएस की प्रॉपर तैयारी करनी है जीरो से लेकर सिलेक्शन तक, तो ज्ञान सर के पेड कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। यहाँ पर पूरी प्रॉपर तैयारी जो है वो करवाई जाती है। इसके अलावा ओनली करंट अफेयर्स के नाम से और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से हमारे टेलीग्राम के चैनल हैं, जिनको जरूर ज्वाइन करिए। और इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो करिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड कराते हैं। तो आज कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिवेंटिव डिटेंशन का टॉपिक। क्या कोई मुझे बता सकता है कि डिटेंशन के कौन से टाइप्स होते हैं? दो प्रकार के डिटेंशन होते हैं, आप दोनों के नाम मुझे लिखकर बता दें। उनमें से एक नाम तो आपके सामने दिया हुआ है, प्रिवेंटिव डिटेंशन, दूसरा नाम आपको बताना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें बात की जा रही है इंडिया की जूट इंडस्ट्री के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है, डीपीआई का टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, कि डीपीआई का क्या रोल होता है। तो आइए समझेंगे हम लोग डीपीआई के बारे में आज के लेक्चर में। दिल्ली की स्ट्रेटेजी जो है वो क्या है विंटर एयर पोल्यूशन को जो है वो टैकल करने की, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। और इंडिया की फिशरी सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने से रिलेटेड एक टॉपिक है। और फिर एक टॉपिक वेटलैंड कंजर्वेशन से रिलेटेड हम लोग को और टील कार्बन का देखने को मिल रहा है। काफी इंपॉर्टेंट एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक है, आर्द्र भूमि का टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक एक करके सबको हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है प्रिवेंटिव डिटेंशन का टॉपिक। देखो, डिटेंशन का मतलब होता है किसी व्यक्ति को हिरासत में लेना। जब पुलिस किसी व्यक्ति को अरेस्ट करती है तो उसको बोलते हैं डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब किसी व्यक्ति को अरेस्ट कब किया जाता है? पहली चीज तो जब वो कोई गुनाह करता है या उसके ऊपर शक होता है। तो ये वाला जो डिटेंशन होता है कि जब कोई व्यक्ति गुनाह कर रहा है या कोर्ट में साबित हो गया कि वो व्यक्ति जो है गुनहगार है, तो हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो कहा जाता है। जब कोर्ट में साबित हो चुका होता है कि वो फलाना व्यक्ति जो है वो कौन है, गुनहगार है। तो जैसे ही कोर्ट में साबित हो गया कि वो फलाना व्यक्ति जो है उसने कोई क्राइम किया है, कोर्ट ने उसको सजा सुना दी, तब उस चीज को हम लोग जो है वो बोलते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन। क्या बोलते हैं? मेरे साथ रिपीट करो, प्यूनिटिव डिटेंशन। कि जब कोर्ट ने उसको सजा सुना दी, अब वो जेल जाएगा। और प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? जब हमें देखने को मिलता है कि कोई व्यक्ति कोई क्राइम ना करे, उस क्राइम करने से उसको रोकने के लिए जो डिटेंशन होता है, जिसको हिरासत में लिया जाता है, उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। अक्सर जब भी इलेक्शंस वगैरह होते हैं तो जो हिस्ट्री शीटर्स वगैरह जो होते हैं ना, जो लगातार एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं, जो लगातार क्राइम कर रहे होते हैं, तो उनको पुलिस जो है वो पहले से हिरासत में ले लेती है, जिससे कि वो क्राइम ना करें। तो किसी को क्राइम करने से रोकने के लिए जो डिटेंशन होता है, उसको जो जेल भेजा जाता है, उसको हिरासत में लिया जाता है, उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो आई थिंक प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है ये आपको समझ में आ चुका है। और इसी प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेकर काफी मिसयूज हम लोग को देखने को मिलता है कि जो अधिकारी के द्वारा किया जाता है। तो इसी पर ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, उस पर ये बात करी है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के मामले में सख्ती जो है वो लाई जाए, प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस प्रोसीजर्स फॉलो किया जाए प्रिवेंटिव डिटेंशन के मामले में। अभी एक प्रिवेंटिव डिटेंशन का ऑर्डर जारी किया गया था कॉफी पोसा एक्ट 1974 के तहत, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट 1974। ये कानून था विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम 1974 का। तो इस कानून के तहत एक प्रिवेंटिव डिटेंशन का ऑर्डर जारी किया गया था। प्रिवेंटिव डिटेंशन को हिंदी में बोलते हैं निवारक निरोध। इसका आदेश जारी किया गया था और उस आदेश को अभी खारिज किया है कोर्ट ने, ये कहकर कि प्रॉपर प्रोसीजर जो है वो फॉलो नहीं किया गया है इस डिटेंशन के दौरान। तो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है उसको बेहतर बनाना है, कि प्रोसेस के थ्रू ही हो, किसी प्रकार का उसका मिसयूज ना हो। तो इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी जजमेंट दिया है। और कोई भी व्यक्ति है गाइस, उसको ऑब्वियस ही बात है कि संवैधानिक सुरक्षा मिलनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन उसको मिलना चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, आम आदमी हो। आम आदमी के लिए फंडामेंटल राइट्स है, वैसे ही जो कैदी होते हैं उनके लिए भी फंडामेंटल राइट्स है। कैदियों जिसको भी अरेस्ट किया जाता है, हिरासत में लिया जाता है, उसके एक अधिकार होते हैं। आर्टिकल 22 अनुच्छेद 22 के तहत हम लोग को देखने को मिलता है, जो फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा है, मौलिक अधिकार का हिस्सा है। यस, तो इसी पर ही ये पूरा आर्टिकल बेस्ड है। तो मैंने पूरा आर्टिकल में क्या चीज थी उसको मैंने आपको समराइज करके बता दिया। अब कुछ बुलेट पॉइंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कोर्ट ने किन चीजों पर स्ट्रेस दिया है। सबसे पहली चीज तो कोर्ट ने ये कहा है, फेयर और इफेक्टिव अपॉर्चुनिटी डिटेंटीज के लिए होनी चाहिए। जो भी बंदी है, बंदी बोलूं या फिर मैं बोलूं जिसको हिरासत में लिया है, उसको पूरा अवसर मिलना चाहिए
बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से कि भाई वो चैलेंज कर सके, यानी कि वो अपने वकील के थ्रू जो उसको अरेस्ट किया है उसके खिलाफ जा सके, जो कि जनरली कोर्ट में होता है। बट प्रिवेंटिव डिटेंशन के मामले में कई बार उसके ऊपर बाधा जो है वो डाल दी जाती है। जैसे उआपा के केस में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, 180 दिन के लिए जो है वो उसको हिरासत में रखा जा सकता है बिना कोर्ट में डायरी पेश किए। पता है आपको? तो सोचिए इस प्रकार की चीजें का अगर मिसयूज हो, और होता ही है, कई बार हम लोग को देखने को मिलता है कि अथॉरिटीज इस प्रकार की चीजों का मिसयूज करती है और किसी बेगुनाह को जो है वो अननेसेसरली परेशान करने के मकसद से उसको बंदी बना लेती हैं। नेक्स्ट, हर एक व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर देने की बात करी है कोर्ट ने। उन्होंने बोला है कि भैया पर्सनल लिबर्टी भी होती है, स्वतंत्रता भी होती है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो जो कैदी होते हैं उनको अधिकार मिल प्राप्त होता है आर्टिकल 22 के तहत, हमारे संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत। और उस प्रोसीजर को आप फॉलो नहीं करोगे, डिनाई करोगे उसकी स्वतंत्रता को, तो ये सीधे सीधे मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। आर्बिट्ररी डिटेंशन जिसको बोलते हैं हम लोग, मनमाने ढंग से हिरासत में जब किसी व्यक्ति को लिया जाता है, तो उससे प्रोटेक्शन देने की बात कर रही है सुप्रीम कोर्ट। ये कहा गया है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो बिना डिले के जो है वो होना चाहिए। अथॉरिटीज कई बार जो है वो बहुत जल्दबाजी में जो है वो एक व्यक्ति को जो है वो पकड़ लेती है उसको बिना मौका दिए, तो ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट, दो प्रकार के डिटेंशन होते हैं जो मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा था। एक डिटेंशन है उसको बोलते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन, जो मैं आपको समझा चुका हूं, दंडात्मक हिरासत, कि जब किसी व्यक्ति को कोर्ट जो है वो दंड देती है उसको बोलते हैं दंडात्मक हिरासत, प्यूनिटिव डिटेंशन। और दूसरा जो डिटेंशन होता है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है, जिसका ये टॉपिक है निवारक हिरासत, कि जिसमें वो व्यक्ति फ्यूचर में कोई अपराध ना करे तो उसके लिए उसको रोका जाता है। और पहला पार्ट आर्टिकल 22 का ये कहता है कि कोई भी इंडिविजुअल जिसको हिरासत में लिया जा रहा है उसको पहले बताया जाए, उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी जाए कि क्यों उसे पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार किया है। दूसरा, प्रॉपर लीगल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, यानी कि वो व्यक्ति जो है उसके पास पूरा अधिकार है कि वो अपने वकील के साथ कंसल्ट करे। तीसरा, जुडिशियल रिव्यू जो है वो 24 घंटे के अंदर होनी चाहिए अरेस्ट के, यानी कि 24 घंटे के अंदर एक व्यक्ति को कोर्ट में पेश किया जाना है। और 24 घंटे के बियॉन्ड अगर हो जाता है तो मैजिस्ट्रेट की परमिशन जो है वो लगेगी, यानी कि मैजिस्ट्रेट की परमिशन से 24 घंटे से ज्यादा खींचा जा सकता है। मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, ये सब सिर्फ किताब में देखने को मिलता है, रियलिटी कुछ और है। क्योंकि मैं खुद भुक्तभोगी हूं उस चीज का। एक बार किसी एक मामले में जो है मुझे उठा लिया गया था क्राइम ब्रांच के द्वारा। अब वो पूरा डिटेल में डिस्क्राइब करना सही नहीं है मेरे को खुद का, मैं अपनी पर्सनल बात बता रहा हूँ। और जिस जिस मामले में मैं इन्वॉल्व भी नहीं था, और मुझे 4 दिन तक इन्होंने जो है वो क्राइम ब्रांच में रखा था। जनरली किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति को जब अरेस्ट किया जाता है तो सबसे पहले उसके परिवार वालों को इन्फॉर्म किया जाता है। मेरे परिवार वालों को ऑलमोस्ट 48 घंटे तक इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि मैं कहाँ हूँ। फिर जब जो जोर डाला पिताजी ने, तब जाकर मेरी लोकेशन पता लगी कि मैं इस फलाना क्राइम ब्रांच में जो है वो हूँ। और फिर उसके बाद फिर वो आए थे, तो फिर डीएसपी को हमने बुलवा लिया था, डीएसपी छुट्टी में गए होते, तो बहुत लंबी प्रोसीजर एक चली थी। क्योंकि अल्टीमेटली मैंने जो चीज़ करी नहीं थी उस चीज़ के लिए जो है मुझे उठाया गया था, राइट? तो होता है भाई ऐसा। ऐसा अब देखो मेरे साथ हुआ, इतने जानकारी लेने के बाद सब कुछ, यानी कि जानकारी होने के बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद मेरे साथ हो रहा, तो सोचिए आम जनता कितनी परेशान होगी। क्योंकि पावर्स बहुत ज़्यादा होती हैं ऑफिसर्स के पास। जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो आपके पास अनलिमिटेड पावर होने वाली है, पता है आपको? ये कहते हैं कि प्रोसीजर के थ्रू चलना चाहिए, होना चाहिए, वो होना चाहिए, बट रियलिटी इसमें कुछ और ही होती है। जब पावर हाथ में आती है, तो आप किसी को भी उठवा सकते हो। ये बात सच है। और ये बिल्कुल देखो, मैं पढ़ाते-पढ़ाते बिल्कुल आपको प्रैक्टिकैलिटी के साथ रिलेट करवा रहा हूँ। और मैं बिल्कुल वही चीज़ बताता हूँ जो मैंने अभी आँखों से देखा होता है या मेरे किसी साथ वाले के साथ जो है वो हुआ होता है। सेकंड पार्ट आर्टिकल 22 का ये बोलता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में कुछ चीज़ें हैं। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया गया प्रिवेंटिव डिटेंशन के थ्रू, निवारक हिरासत में किसी व्यक्ति को जब रखा गया है, तो 3 महीने से ज़्यादा अगर रखा जाता है, तो उसके लिए एक एडवाइजरी बोर्ड के रिव्यू की आवश्यकता होती है और उसमें हाई कोर्ट के जजेस होंगे। और किस ग्राउंड पर उसको जो है वो रखा जा रहा है, वो ग्राउंड बिल्कुल उसको बताया जाना चाहिए और उसके परिवार वालों को बताया जाना चाहिए। बट हाँ, अगर कुछ मामले में जो है वो अगर पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि हम लोग को देखने को मिलता है कि सार्वजनिक हित को जोखिम पहुंचता है, तो उस मामले में हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि क्या किया जा सकता है कि थोड़ा-सा मतलब कॉन्फिडेंशियल रखा जा सकता है। और जो जिसको हिरासत में लिया गया है उसको ऑब्वियस सी बात है कि डिटेंशन ऑर्डर के अगेंस्ट जो है वो केस फाइल कर सकता है अपने वकील के थ्रू कि उसको छोड़ा जाए।
वो भी पूरा उसको अधिकार मिलना चाहिए। और पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर ने काफी सारे कानून बनाए हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेकर, नेशनल सिक्योरिटी के लिए, डिफेंस के लिए, पब्लिक ऑर्डर के लिए, एसेंशियल सप्लाईज के लिए, जैसे कि 44th अमेंडमेंट एक्ट उसने प्रपोज किया था कि मैक्सिमम पीरियड जो है वो डिटेंशन का विदाउट एडवाइजरी बोर्ड अप्रूवल के वो 3 महीने से 2 महीने कर दिया जाए, बट अभी तक इसको लागू नहीं किया है। फिर उसके अलावा और भी काफी सारे कानून है हमारे यहाँ पर, जैसे कि कॉफी पोसा 1974 का कानून, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1908 का, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 का, ये सब प्रिवेंटिव डिटेंशन के कानून है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि क्या क्या चीजें करना, राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना और तस्करी गतिविधियों को रोकना, और भी काफी सारी चीजें इसमें शामिल है। और क्रिटिसाइज भी किया जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन को, इसकी आलोचना की जाती है क्योंकि इसका अधिकारी जो है वो मिसयूज करते हैं पॉलिटिकल पर्पस के लिए, लोगों की आवाज को दबाने के लिए, राइट। तो ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिलती हैं। और जो केस था, जैसे शिब्बन लाल 1954 का केस, खुदीराम 1975 का केस, तो उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो ये कहा है कि कोर्ट जो है, मतलब पहली चीज तो कोर्ट कभी भी प्रिवेंटिव डिटेंशन के केसेस में आकलन ना करे कि किस आधार पर प्रिवेंटिव डिटेंशन किया गया है, राइट। बट जो जिस अधिकारी ने वो ऑर्डर पास कर किया है, जैसे कि कोई एक आईपीएस ऑफिसर या एसपी हैं, तो उन्होंने ऑर्डर पास करके जो है वो किसी व्यक्ति को हिरासत में जो है वो लिया है, तो सिर्फ वो एसपी ही जो होंगे वो जवाबदेही होंगे, अकाउंटेबल होंगे कि किस ग्राउंड पर उनको उठाया गया है, तो वो ही पूरा ग्राउंड जो है वो मेंशन कर सकते हैं। तो इसमें सीधी सीधी बात है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में जुडिशरी का रोल जो है वो 3 महीने के बाद ही आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। नेक्स्ट, एक और केस था हम लोग को ऐसे ही देखने को मिला, रेखा केस 2011 का। उसमें वार्न किया कि भाई प्रिवेंटिव डिटेंशन का मिसयूज जो है वो किया जा रहा है, राइट। और ये कहा कि भाई आप जो है वो आर्टिकल 21 का उल्लंघन मत करो, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, जीवन जीने का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, इसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, इस चीज को सबसे ज्यादा ध्यान में रखा जाए। फिर अभय राज गुप्ता का केस था 2021 का, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये चीज कही थी कि भाई प्रिवेंटिव डिटेंशन इंपोज मत करो उस व्यक्ति के ऊपर जो ऑलरेडी पहले से हिरासत में लिया जा चुका है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, तो ये पब्लिक ऑर्डर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा, राइट। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट 2024 का हम लोग को देखने को मिला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली प्रिवेंटिव डिटेंशन को जो है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया, खारिज कर दिया, राइट। उसमें ये कहा गया कि आपने प्रॉपर प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं किया, डॉक्यूमेंट्स जो थे वो मलयालम में थे, राइट। मतलब कि कभी भी किसी व्यक्ति को कोई ऑर्डर्स दिए जाए, डॉक्यूमेंट्स दिए जाए, तो वो उसको उसी की लैंग्वेज में दिए जाए तो वो लैंग्वेज समझते हैं। आप दूसरी लैंग्वेज में दोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर वो ऑर्डर को आपने तो सिर्फ एक प्रकार से सामने वाले व्यक्ति को सिर्फ दिखाने के लिए दे दिया, बट वो सामने वाले व्यक्ति समझ ही नहीं पा रहे कि भाई वो ऑर्डर क्या है, तो गलत है ना। तो ये चीजें हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिली, जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जूट इंडस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री हम लोग को देखने को मिलती है। आप जानते हैं जूट को जो है वो गोल्डन फाइबर के नाम से जो है वो जाना जाता है, और 150 सालों से भी ज्यादा इंडिया का एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल लैंडस्केप इसी से जुड़ा हुआ है। भारत के कृषि और औद्योगिक परिदृश्य की बात करें तो उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है ये जूट। ट्रेडिशनली वेस्ट बंगाल के अंदर और बांग्लादेश के अंदर ये ग्रो होता है, और बहुत ही शानदार इसका नेचुरल फाइबर हम लोग को देखने को मिलता है, और जो इंडस्ट्रीज के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो होता है, चाहे वो ग्लोबल मार्केट हो, फॉरेन मार्केट हो, चाहे वो इंडियन मार्केट हो। और इंडियन जूट मिल एसोसिएशन ने रिसेंटली चिंता व्यक्त करी है कि काफी सारे चैलेंजेस जो है वो जूट सेक्टर फेस कर रहा है, जैसे कि हम लोग को देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत ही पुरानी यूज की जा रही है, राइट। जितनी उसकी क्षमता है उससे कम में जो है वो इसका उपयोग जो है वो हो रहा है, यानी कि अपनी क्षमता से कम में जो है ये चल रहा है। और तो ये एक न्यूज, एक हाईलाइट जो है वो की गई है कि भाई जूट इंडस्ट्री को जो है वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस करना है। तो क्या हम लोग को महत्व देखने को मिलते हैं जूट के? तो पहली चीज तो यार ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, नवीकरणीय संसाधन है। आप जानते हैं जूट जो है ये फाइबर का हम लोग को देखने को मिलता है, बास्ट फाइबर, और एक रिन्यूएबल रिसोर्स है जो कि एक एनवायरमेंटल बेनिफिट प्रोवाइड कराता है। सस्टेनेबिलिटी, ये अपनी सस्टेनेबिलिटी के लिए जाना जाता है, कार्बन न्यूट्रल होता है, ये बायोडिग्रेडेबल होता है, राइट, आपको ऑलरेडी पता है। फिर इसके अलावा इसके बहुत सारे उपयोग किए जा सकते हैं जूट से। लाइवलीहुड सपोर्ट, 14 मिलियन के आसपास लोगों को जॉब्स मिल रही है डायरेक्टली इनडायरेक्टली जूट के कारण इंडिया में। और जूट जो है वो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप है इंडिया के अंदर कॉटन के बाद।
और वेस्ट बंगाल, आसाम, बिहार में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जूट का हम लोग को देखने को मिलता है। और क्लाइमेट फ्रेंडली भी है ये, क्लाइमेट चेंज रेजिलियंट ये हम लोग को क्रॉप देखने को मिलता है, क्लाइमेट चेंज का ज्यादा फर्क इसको नहीं पड़ता। बेनिफिट्स हम लोग को जूट फाइबर के क्या क्या देखने को मिलते हैं? पहली चीज तो ये है कि एक बायोडिग्रेडेबल ऑल्टरनेटिव है, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है काफी ज्यादा, ये एनवायरमेंट में ही जो है वो क्या हो सकता है, खत्म हो सकता है। नेक्स्ट, इसके मतलब जितने भी इसकी पैकेजिंग में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, पेपर इंडस्ट्री में, राइट, काफी अलग अलग इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल हो सकता है। जूट में को बहुत कम जमीन की आवश्यकता, बहुत कम पानी की आवश्यकता, बहुत कम केमिकल्स की आवश्यकता पड़ती है कंपेयर टू कॉटन, जो कि इसको कॉस्ट इफेक्टिव क्रॉप जो है वो बना देती है फार्मर्स के लिए। जूट पता है 1.5 टन कार्बन डाइऑक्साइड पर हेक्टेयर के हिसाब से एब्जॉर्ब कर सकता है हर साल। सोचिए आप क्लाइमेट चेंज के लिए कितना बेहतर होगा ये। तो ये पूरे पॉइंट्स आप लिख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और लेबर इंटेंसिव है, काफी सारे लोगों को जॉब्स मिलती है, मिलियंस ऑफ लोगों को जॉब्स मिलती है इसके कारण। बट आज की डेट में जूट इंडस्ट्री काफी सारी प्रॉब्लम से गुजर रहा है। इसके पास जो मशीन है वो 30 साल से पुरानी मशीन है, यानी कि इसमें टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हुआ ही नहीं है। प्रोडक्ट्स जो थे उसको और डाइवर्स करना चाहिए तो और डाइवर्स प्रोडक्ट्स हुए नहीं। वाटर अवेलेबिलिटी, जो ट्रेडिशनल जो प्रोसेस जिसका इस्तेमाल किया जाता है जूट के फाइबर को सेपरेट करने के लिए, उसमें बहुत ज्यादा पानी लगता है। हमें दूसरे प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ने की आवश्यकता है, जो हम बढ़ नहीं रहे, इस पर काम नहीं कर रहे हैं। मेजोरिटी ऑफ जूट मिल्स जो है वो हुगली रिवर वेस्ट बंगाल में ही लोकेटेड है, दूसरी जगह इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया ही नहीं गया। पॉलिसीज जो है वो इससे रिलेटेड बहुत कम जो है वो तैयार की जाती है। एक पॉलिसी इसकी 1987 की है। तो ये सब चीजें, तो गवर्नमेंट जो है उसने इंटरवेंशन भी किया। 1987 का एक कानून लाया गया जिसमें ये कहा गया कि पैकेजिंग मटेरियल में जूट का इस्तेमाल जो है वो किया जाए, इसकी डिमांड को जो है वो बरकरार रखने के लिए। बट इसको और आगे इस पर अपग्रेडेशन नहीं किया गया। मेन ऑब्जेक्टिव सरकार का ये भी था कि जूट जो है वो एक हाई वैल्यू सेक्टर है, मतलब जैसे कि जियो टेक्सटाइल एक हाई वैल्यू सेक्टर है, टेक्निकल टेक्सटाइल हाई वैल्यू सेक्टर है, तो इसमें जूट का उपयोग ज्यादा से ज्यादा किया जाए। जूट टेक्नोलॉजी मिशन सरकार जो है वो लेकर आई, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जूट में टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होना चाहिए, बट अभी हुआ नहीं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, गवर्नमेंट जो है वो रॉ जूट के लिए एमएसपी जो है वो प्रोवाइड कराती है। फिर नेशनल जूट पॉलिसी 2005 में जो है वो लाई गई। तो ये सब सरकार के कुछ इनिशिएटिव्स थे जूट के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, उत्पादन को बढ़ाने के लिए, जूट इंडस्ट्री को बचाने के लिए। बट ये सफिशिएंट नहीं है, इसमें और ज्यादा करने की आवश्यकता है। फिर इसके अलावा आगे की बात करें, गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन एक हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। जूट इंडस्ट्री को प्रमोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इस पर प्रयास जो है वो लगातार किए जा रहे हैं। जूट के कल्टीवेशन को बढ़ाने पर काम किया जा रहा है, जूट के प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करने पर काम किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, जूट मिल्स को जो है मॉडर्नाइज करने पर काम करना जरूरी है, राइट। इनोवेशन, नए नए इनोवेशन जो है वो लाए जाए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाए इस इंडस्ट्री के लिए, पानी को मैनेज करने पर काम किया जाए, और पॉलिसी जो है वो सही तरीके से लागू की जाए, और भी काफी सारी चीजों को पॉलिसीज में जोड़ा जाए। तो ये सब चीजों पर काम करना आज की डेट में सख्त जरूरी है। अब डीपीआई का फुल फॉर्म याद रखना, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो G20 की प्रेसिडेंसी थी इंडिया के पास, आपको ऑलरेडी पता है। तो इस समय हम लोग प्रमोट कर रहे थे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को, मतलब कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और टेक्नोलॉजी के थ्रू ये संभव है। यस, जैसे आप और मैं एक दूसरे के साथ कनेक्ट कैसे हुए, टेक्नोलॉजी के मीडियम से। तो ऐसे ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को टेक्नोलॉजी का अवसर प्रोवाइड करा के, यानी कि टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करा के उनको सरकार के साथ जोड़ना, डेवलपमेंट करवाना। तो डीपीआई का कोर प्रिंसिपल क्या है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। ओपननेस, कि ये सभी के लिए अवेलेबल हो। स्केलेबिलिटी, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। इंटरऑपरेबिलिटी, की यानी कि आपस में बोथ साइड, दोनों साइड से कॉन्वर्जेशन हो सके, ऑपरेशंस दोनों साइड से हो सके। तो ये तीन चीजें ध्यान में रखना डीपीआई के कोर प्रिंसिपल्स हैं। इन प्रिंसिपल्स के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, पब्लिक और प्राइवेट सर्विसेज डिलीवर कर सकते हैं जनता को। तो पब्लिक और प्राइवेट सर्विसेज आज की डेट में देखिए हर चीज ऑनलाइन हो गई है। आपको आज की डेट में, पहले आपको दुकान जाकर सामान खरीदना पड़ता था, आज की डेट में आप ऑर्डर करते हो और आपका घर का राशन तक, ग्रोसरी का सामान ब्लिंकिट के थ्रू, ये स्विगी, ये मार्ट जो है उसके थ्रू ऑनलाइन आ जाता है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? 10 मिनट के अंदर सामान घर पे, और क्या चाहिए भाई? क्लियरली 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट्स डिलीवरी। हालांकि इस पे छोटे व्यापारियों का बेचारों का धंधा पिट गया है। बट हाँ, जिसको वॉक इन करना है वॉक इन ही करते हैं। जैसे मेरे फादर की मैं बात करूं, पिताजी की, तो पिताजी को चाहिए कि भाई अपने आंखों के सामने जाकर सामान लेना, तो वो वहां से ही शॉपिंग करते हैं 1 to 1।
बट मेनली आजकल ज्यादा से ज्यादा लोग सर्विसेज जो है वो कहां से रिसीव कर रहे हैं? ऑनलाइन। एक क्लिक आप दबा रहे हो, आपको भूख लगी, आपने तुरंत ऑर्डर किया, आधे घंटे के अंदर खाना बिल्कुल गर्म आपके पास आपके मनपसंद रेस्टोरेंट से आ जाएगा। और क्या चाहिए आपको? बट हालांकि मुझे सबसे बड़ी तकलीफ ये जोमेटो से और स्विगी से ये होती है कि इन लोग का जो एक्चुअल मेन्यू होता है वो उसमें चेंज होता है। किस किस ने ये चीज नोटिस करी है यार? एक तो मतलब वहां जाके फॉर एग्जाम्पल कि पनीर कुलचे खाओ वहां जाके, तो वहां 160 रुपए के पड़ेंगे, यहाँ 250 रुपए बताता है यार। मतलब जस्ट 100 रुपए बढ़ा दिए उन्होंने, 90 रुपए बढ़ा दिया। ये कौन सा तरीका हुआ भाई? फिर डिस्काउंट करके 20-30 रुपए कम कर देते तो अपन खुश हो जाते हैं कि अरे बार डिस्काउंट हो गया। पूरी बेवकूफ बनाने की स्कीम है। बस यही है अपना आज का टॉपिक ये वाला, जो डीपीआई जो है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कि भाई इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करना है, जिससे कि पब्लिक और प्राइवेट सर्विसेज की डिलीवरी जो है वो की जा सके। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है आप समझ ही चुके हो। इसका मतलब यह है कि एक डिजिटल सिस्टम होना चाहिए जहां पर गवर्नमेंट बोल लो या प्राइवेट सेक्टर बोल लो, दोनों ही सोसाइटी में अपनी सर्विसेज डिलीवर कर सकें। ये सिस्टम जो है उसमें डिजिटल आइडेंटिटी होती है, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। भाई आप ऑनलाइन जोमेटो ले लो, स्विगी ले लो, फ्लिपकार्ट ले लो, अमेजोन ले लो, ये एग्जांपल्स हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के। इसके अंदर एप्लीकेशंस होती हैं, प्रॉपर डेटा मैनेज होता है। आप एक बार कोई चीज परचेज कर लेते तो फिर दूसरी बार फिर से वो रिकमेंड करता है कि देखो भूख लगी है क्या। अजीब अजीब एक तो उनके एड्स आते हैं जोमेटो वालों के या स्विगी वालों के, बहुत दिन से खाया नहीं आपने ये, उस दिन आइसक्रीम ऑर्डर करी थी, आज खाने का मन है क्या? अरे साला मन भी ना हो सामने वाले का तो भी लालच आ जाए। चलो एनीवेज, आगे की चर्चा करें। आप लोग आना हमारे ऑफिस में तो हम आपको खिलाएंगे बढ़िया बढ़िया चीजें। तो फाउंडेशन जो है वो हम लोग को डीपीआई डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स का क्या देखने को मिलता है, तो इंडिया के डिजिटल लैंडस्केप की ये बैकबोन है। काफी सारे एरियाज को ये सपोर्ट करता है, चाहे वो डेटा एक्सचेंज हो, चाहे वो पेमेंट्स प्लेटफॉर्म्स हो, चाहे वो डिजिटल आइडेंटिटी हो, आधार, यूपीआई, डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर, ये सब पूरी चीजें जो हम लोग को देखने को मिलती है, ये एग्जाम्पल्स है डीपीआई के फाउंडेशन के। नेक्स्ट, ये सिस्टम जो है नीड्स को फुलफिल करते हैं अलग अलग सेक्टर की, जैसे हेल्थ केयर हुआ या एजुकेशन हुआ। अब देखो यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है, एंटरटेनमेंट के लिए भी लोग यूज करते हैं, एजुकेशन के लिए भी यूज करते हैं, जैसे कि आप लोग कर रहे हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एक हम लोग को देखने को मिलता है, यूनिवर्सल हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए। ठीक है, इंडिया ने 1.3 बिलियन आधार एनरोलमेंट अचीव किए हैं, राइट, और 10 बिलियन यूपीआई ट्रांजेक्शन हर महीने होता है। कोविन प्लेटफॉर्म हम लोग को देखने को मिला था कि आधार बेस्ड ऑथेंटिफिकेशन के लिए हमने बनाया गया था, कोविड-19 के लिए, उसकी वैक्सीन को एडमिनिस्टर करने के लिए। फिर गवर्नेंस में भी, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, ई कॉमर्स हो, अर्बन गवर्नेंस हो, राइट, क्रेडिट सेक्टर हो, फिनटेक हो, सब में हेल्प कर रहा है ये। डीपीआई जो है वो इंडिया की इकोनॉमी को 8 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक बूस्ट कर सकता है 2030 तक। इसमें जीडीपी भी हम लोग को 2030 तक 4.2% से राइज हो जाएगी, कंपेयर टू 0.9% जो 2022 में थी। बट कुछ चैलेंजेस आज भी है। सबसे बड़ा चैलेंज तो वही है भैया, डेटा प्राइवेसी का और सिक्योरिटी का। साला मैं कोई चीज ऑर्डर कर रहा हूं अपनी पर्सनल चीज अपने लिए, तो उसको तो मेरी आदतों के बारे में पता लग जाएगा कि मेरी फूड हैबिट्स कैसी हैं, मैं जंक फूड खा रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से मुझे मेडिसिन रिकमेंड करेगा कि अच्छा आज ज्यादा कुलचे खा लिए, अच्छा छोले कुलचे ज्यादा थे आज, तो ये लो आज रात में ये दवाई खा के सो। पर ऑब्वियसली आप कभी भी कोई भी चीज सर्च करोगे, आप देखना, आप अपने ब्राउजर की हिस्ट्री, मतलब कोई भी चीज, फॉर एग्जांपल कि आपको शूज चाहिए, आपने सर्च किया आपको शूज चाहिए, आपको शूज दिखाई देंगे। मैं भी उस दिन एक दिन जो है वो बैठ के यार पता है मुझे तो एक चीज समझ में नहीं आती, सर्च के अलावा भी इन लोग को पता होती है अपनी हैबिट्स और अपनी बहुत सारी चीजें। मुझे रेंज रोवर, बीएमडब्ल्यू के इन सब के एड्स दिख रहे थे। मैंने कहा भाई ये क्या चल रहा है लाइफ में, और वाकई में मेरे दिमाग में चल रहा था। मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, एक दिन तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं सोच ही रहा था कि बीएमडब्ल्यू 5 सीरीज अच्छी गाड़ी है यार, क्योंकि मैंने एक भैया की चलाई थी, हमारे परिचित की, तो मुझे मजा आ गया उस गाड़ी के अंदर, तो मुझे लगा कि यार बीएमडब्ल्यू 5 सीरीज लेनी है जल्दी से जल्दी, वो पसंद आई मुझे। तो ये चीज मैंने ना कहीं ऑनलाइन टाइप करी ना कुछ किया, बट होता है ना कि माइक्रोफोन भी हमें सुनता है। तो अपन बोलते हैं ना कि अलाउ करता है एक्सेस अपने मोबाइल में, कि माइक्रोफोन का एक्सेस भी अलाउ, ये भी अलाउ, वो भी अलाउ। तो हो सकता है भाई, जैसे ही मैं सोच रहा हूँ मेरे सामने बीएमडब्ल्यू के ऐड दिख रहे हैं, अभी भी दिखते रहते हैं, सोचिए आप। तो ये डेटा प्राइवेसी का तो बहुत बड़ा इशू है। किसके साथ ऐसा हुआ है, किसी के पास कोई स्टोरी है तो बताना है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पे।
फिर मात्र 52% ही इंडिया की पॉपुलेशन जो है उसके पास इंटरनेट का एक्सेस है 2024 तक। ये बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात है, इसको बढ़ाना है हमें। नेक्स्ट वो भी नहीं है डिजिटल लिटरेसी लोगों के पास। इवन मैं अपनी मदर की बात करूं, और इवन मेरे ख्याल से आपके घर में भी ऐसा होता होगा कि अचानक से घर वाले आते होंगे, बोलते होंगे, अरे बेटा आज रात में जो है वो मोबाइल को दूर रख के सोना, एक किरण आने वाली है। बहुत समय से चल रहा है यार, सालों से ये सेम मैसेज। एक किरण आई, उससे कैंसर हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। अरे मैंने कहा भैया ये व्हाट्सएप के चक्कर में मत पड़ो, व्हाट्सएप न्यूज है ये, और व्हाट्सएप न्यूज के चक्कर में लोग अपना कबाड़ा कर देते हैं। नेक्स्ट, इंडिया का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क स्ट्रगल जो है वो कर रहा है। अब यार हमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं वही सोल्यूशन हो रहा है। प्रॉपर रेगुलेशन रखो यार। आज की डेट में कितने फ्रॉड्स हो रहे हैं ऑनलाइन, मेरे साथ खुद हुआ था अभी बीच में, मैंने आप लोग को कुछ दिनों पहले बताया भी था। साइबर सिक्योरिटी का इशू, महाराष्ट्र के अंदर हम लोग को रैंसमवेयर अटैक्स हुए 42% देखने को मिले। लोगों के कंप्यूटर को लॉक कर दिया और फिर वसूली की गई कि लाओ इतने बिटकॉइंस दो। तो ये सब चीजें लगातार जो है वो बढ़ती जा रही है भैया, ये सब प्रॉब्लम्स है, और जो प्रॉब्लम्स है वही उसका सोल्यूशन है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे मोनोपोलीज आ चुकी है, कुछ ही बस मेजर प्लेयर जो है वो डोमिनेट करके बैठे हुए हैं इस इकोसिस्टम को। छोटे कॉम्पिटिटर्स में, अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बता रहा था, जो आम व्यापारी है उसको तो बड़ी नुकसान हो रहा है, उसको प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो हम लोग को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना है, डेटा प्रोटेक्शन प्राइवेसी पर काम करना है, लोगों को लिटरेट करना है, रेगुलेटरी मैकेनिज्म में प्रॉब्लम है तो उसको और सुधारना है, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कदम आगे बढ़ाने हैं, उठाने हैं, अच्छे मजबूत करना है साइबर सिक्योरिटी को, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करना है एक्सपैंड करने के लिए। ठीक है, छोटे छोटे कानून जो है वो लेकर आओ, राइट, गाइडलाइंस जो है वो लेकर आओ, बेस्ट प्रैक्टिसेस प्रमोट करो जिससे कि कोई फ्रॉड में ना फंसे। तो ये सब चीजें हैं। आपको पता है ठंडी के समय पर बहुत ज्यादा पोल्यूशन लेवल जो है वो बढ़ जाता है दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली जो है वो अक्सर हर साल एक्सपीरियंस कर रही है कि जब भी ठंडी आती तो उस समय वहां पर वायु प्रदूषण में एकदम से बढ़ोतरी हो जाती है। इसके काफी सारे फैक्टर्स हैं। एक तो देखो पराली को जला दिया जाता है, स्टबल बर्निंग होती है। फिर गाड़ियों से निकलने वाला धुआं हम लोग को देखने को मिलता है। कई बार ऐसी स्मॉग हो जाता है, वेदर ऐसी कंडीशन होती है कि फॉग के साथ स्मोक हो जाता है, तो विजिबिलिटी पूरी बंद हो जाती है। मैं जब दिल्ली में जाता हूँ, कभी ठंडी में जाने का मौका मिलता है दिल्ली में, मुझे तो बड़ी दिक्कतें आती है यार। फ्लाइट्स वगैरह भी डिले हो जाती है काफी ज्यादा, आपको पता होगा। इस रिस्पॉन्स में दिल्ली गवर्नमेंट ने जो है वो लॉन्च किया 21 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान, और इसके अंदर रियल टाइम ड्रोन मॉनिटरिंग करेंगे ये लोग, यानी कि ड्रोन से जो है वो मॉनिटर करेंगे, और स्टैब्लिश किया जाएगा एक स्पेशल टास्क फोर्स मैनेज करने के लिए और एयर पॉल्यूशन को मिटिगेट करने के लिए। तो ये अभी दिल्ली जो है वो अभी काम कर रही है। तो रियल टाइम बेसिस पर ड्रोन से सर्वे जो है वो किया जाएगा कि क्या स्थिति चल रही है। एनवायरमेंट डिपार्टमेंट, डीपीसीसी, एमसीडी, डीडीए और दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो इन लोग जो है पूरी तरह से जांच करेंगे एयर पोल्यूशन की। स्पेशल टास्क फोर्स जो है वो प्रयास करेगा कि कैसे इस पोल्यूशन को जो है वो रोकना है। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम इनिशिएटिव जो है वो शुरू किए जाएंगे, राइट। ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिलेगी। डस्ट पोल्यूशन जो है वो टैकल करने पर काम किया जाएगा। इंडस्ट्रियल गार्बेज जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कूड़ा कचरा जो हम लोग को इंडस्ट्रीज में देखने को मिल रहा है, उसको खत्म करने पर जो है वो काम किया जाएगा। ठीक है, इमरजेंसी मेजर्स जो है वो लिए जाएंगे, ऑड इवन व्हीकल, ठीक है, स्कीम्स पर जो है वो काम किया जाएगा। एनवायरमेंट डिपार्टमेंट जो है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर जो है वो काम करेगा। हरित रत्न अवार्ड जो है वो दिए जाएंगे, राइट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए। सेंटर और स्टेट अथॉरिटीज के साथ कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। अब क्या क्या कारण होते हैं दिल्ली के अंदर विंटर पोल्यूशन के? तो स्टबल बर्निंग, राइट, पराली को जो है वो जलाया जा रहा है, गाड़ियों से निकलता है धुआं, जिससे पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का लेवल जो है वो अप्रोक्सीमेटली 28% जो है वो बढ़ जाता है। विंड पैटर्न और टेम्परेचर हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। ड्राई और स्टिल एयर हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। फायर क्रैकर्स, दिवाली का समय आ रहा है तो उसमें तो और स्थिति जो है वो खराब होगी, आप जानते ही हैं। सरकार ने इसके लिए काफी सारे इनिशिएटिव्स भी लिए हैं, जैसे ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये सब अब आने वाला है एक एक करके। जैसे दिवाली पास में आएंगी ना, ये पूरे टॉपिक्स डिटेल में जो है वो मिलेंगे आपको। नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, और व्हीकल एमिशन पर कंट्रोल, जैसे BS6 हमने, आपको पता होगा BS4 के बाद BS5 आना चाहिए था, बट पोल्यूशन लेवल को देखते हुए BS5 को स्किप करके हम BS6 पे चले गए। टर्बो हैप्पी सीडर मशीन हम लोग को देखने को मिल रही हैं, जिनको हम लोग जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। स्ट्रिक्ट एमिशन कंट्रोल पॉलिसी जो है वो लाई जा रही है। वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग पर काम किया जा रहा है। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने पर काम किया जा रहा है। इनोवेटिव एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस पर काम किया जा रहा है। तो ये सब चीजें हैं जिस पर काम करने की सख्त हमें आवश्यकता है।
अब इंडिया के फिशरी सेक्टर के बारे में बात करते हैं। जो फिशरी सेक्टर इंडिया के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है, इसके अंदर एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। इसके अंदर मॉडर्नाइजेशन और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की जा रही है फिशरी सेक्टर के अंदर, मत्स्य पालन के अंदर। और आपको पता है कि हम लोग को मत्स्य पालन पर सबसे ज्यादा आज की डेट में काम करना है, ये हमारे गोल्स हैं। चौथी एनिवर्सरी हम लोग को देखने को मिली है अभी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की, राइट, जो कि नए नए इनिशिएटिव्स लेकर आती है फिशरी सेक्टर्स की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। जैसे एक वेबसाइट जो है वो लाई गई थी, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट प्रोग्राम पोर्टल। तो एक सेंट्रल हब जो है वो लॉन्च किया गया था, जहां पर जितने भी लोग फिशरी से जुड़े हुए हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाया गया, राइट, कि जिससे फिशरीज सेक्टर में जो प्रॉब्लम्स है उनको उठाया जा सके, उसको रिजॉल्व किया जा सके और सभी को बेनिफिट मिल सके एक जगह पर आके। फिर ऐसे ही प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, तो इसकी गाइडलाइन जो है वो लाई गई, रिलीज की गई, जिसमें मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो ये रखा गया कि छोटे और माइक्रो इंटरप्राइजेस जो है उन फिशरी सेक्टर के अंदर उनको सपोर्ट करना है। ऐसी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो लाया गया कि भाई अगर आप एक बड़ी जगह पर जो है वो मत्स्य पालन कर रहे हो, उसका क्लस्टर तैयार कर रहे हो, तो उसमें आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। इसमें पर्ल कल्टीवेशन, ऑर्नामेंटल फिशरीज की बात हुई, जैसे घर में हम लोग फिशेस पालते हैं तो ऑर्नामेंटल फिशरीज होती हैं। सीवीड कल्टीवेशन की हमने बात करी। सीवीड तो आज की डेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। आपको पता है सीवीड जो है वो सुपर फूड के तौर पर भी जाना जाता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही हम लोग को देखने को मिल रहा है कि कोलैबोरेट करें, इनोवेट करें इनसे जुड़े एरिया में। फिर क्लाइमेट रेजिलिएंट, जो कोस्टल एरियाज हम लोग को, समुद्र के तट वगैरह हम लोग को देखने को मिलते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो क्लाइमेट चेंज की, जलवायु परिवर्तन की, तो वहां पर रहने वाले जो फिशरमैन्स हैं, तो उनके लिए जो है वो गाइडलाइंस है बनाई गई। ये कहा गया कि डेवलप किया जाएगा 100 गांव को जो कोस्टल एरियाज में है, राइट, किसमें क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाया जाएगा उनको। और 200 करोड़ रुपए इस पर लगाने की बात की गई कि जिससे कि वहां पर रहने वाले जो मत्स्य पालन करते हैं जो भी लोग, तो उनके आजीविका जो है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, उनको सुरक्षित किया जा सके। ड्रोन टेक्नोलॉजी पर पायलट प्रोजेक्ट जो है वो लाया गया। ठीक है। मंडपम रीजनल सेंटर ऑफ द सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो आईसीएआर की हम लोग को देखने को मिली, स्टैब्लिश की गई सीवीड फार्मिंग के लिए। सीवीड फार्मिंग तो बहुत ज्यादा जरूरी है आज की डेट में। न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर जो है वो लाए गए मरीन और इनलैंड स्पीसीज के लिए। तो फिशरी सेक्टर की ग्रोथ के लिए सरकार काफी सारी चीजों पर काम करी। फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप, एटलीस्ट ऐसे 100 स्टार्टअप जो है वो शुरू करने फिशरीज से रिलेटेड। इस पर 3 इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो लाए गए। इंक्यूबेशन सेंटर समझते हो क्या होता है? ये ऐसे सेंटर होते हैं जो स्टार्टअप को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। तो 100 ऐसे स्टार्टअप फिशरी से रिलेटेड ग्रो करने के लिए 3 सेंटर जो है वो स्टैब्लिश किए गए। ये सेंटर जो है वो होस्ट किए जा रहे हैं हैदराबाद के अंदर। ICAR CIFE, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन, जो मुंबई के अंदर है, उसके द्वारा, और ICAR CIFT कोची में। तो ये यहाँ पर ये सेंटर्स हम लोग को देखने को मिलेंगे, एक हैदराबाद में, मुंबई में और एक कोची में। बुकलेट रिलीज की गई, फोकस किया गया कि भाई हमारी जो देसी प्रजाति है मछलियों की, उनको जो है वो प्रमोट करना है, उनको बचाना है। 36 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में 22 ने अडॉप्ट कर लिया और डिक्लेयर कर लिया उनकी स्टेट फिश को। आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, अपनी स्टेट का नाम लिखिएगा और आगे लिखिएगा कि आपकी स्टेट की फिश कौन सी है। ठीक है। इसके अलावा 721.63 करोड़ रुपीस का एक प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया गया, जिसमें 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क जो है वो अलग अलग स्टेट्स में जो है वो स्टैब्लिश किए जाएंगे और 2 वर्ल्ड क्लास फिश मार्केट्स बनाया जाएगा। स्मार्ट और इंटीग्रेटेड फिशिंग हार्बर्स तैयार किए जाएंगे। इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग को 800 हेक्टेयर के सेलाइन एरियाज पर जो है वो प्रमोट किया जाएगा। अब ये स्कीम जो है, इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लग रहा है, राइट, और 2047 तक आपको पता है कि इंडिया को डेवलप कंट्री के तौर पर बनाना है, तो उसमें ये काफी हेल्प करेगी, राइट। फिशरी सेक्टर, काफी सारे इनिशिएटिव है, जैसे ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। तो ये सब स्कीम के थ्रू भी इस सेक्टर को जो है वो प्रमोट किया जा रहा है। बस दैट्स इट। टील कार्बन और वेटलैंड कंजर्वेशन की हम बात करेंगे। इंडिया की पहली स्टडी हम लोग को टील कार्बन के ऊपर देखने को मिल रही है, जो कि कंडक्ट हुई है कहां पर? केवलादेव नेशनल पार्क। कहां पर है? राजस्थान में। अक्सर इससे रिलेटेड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां पर बेसिकली वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि जो होती है उसको संरक्षित करने पर काम किया जा रहा है। रिसर्च के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि देखो यहाँ पर बहुत ज्यादा मीथेन जो है वो बढ़ गया है, और इसमें बोल रहे हैं कि भाई आप बायोचार का उपयोग करो ग्रीन हाउस गैस के लेवल यानी कि मीथेन को रिड्यूस करने के लिए। स्टडी के अंदर ये कहा गया कि भाई वेटलैंड की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है
और वेटलैंड को अगर आप प्रोटेक्ट करोगे तो क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली रिजॉल्व होगी, क्योंकि वेटलैंड जो है बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन को इनटेक कर लेगा। टील कार्बन क्या है, ये इससे रिलेटेड 90% से ज्यादा चांसेस है कि आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टील कार्बन जो है, इसका मतलब होता है कि कार्बन जो फ्रेश वाटर में स्टोर्ड है, फ्रेश वाटर वेटलैंड्स में, ऐसे हम लोग को आर्द्रभूमि देखने को मिलती है जो मीठे पानी की हम लोग को देखने को मिलती है। तो उसमें जो ये मौजूद है क्या, कार्बन, उसको बोलते हैं टील कार्बन, जिसमें आपको बहुत ज्यादा मात्रा में पार्टिकुलेट ऑर्गेनिक मैटर्स भी देखने को मिलेंगे। आपको उसमें काफी सारी वनस्पतियां देखने को मिलेंगी, काफी सारे माइक्रोबायल बायोमास जो है वो देखने को मिलेंगे। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। समझ में आ गया टील कार्बन क्या है? ऐसे कार्बन जो फ्रेश वाटर वेटलैंड्स में है, यानी कि जो समुद्र के पास वाले में नहीं, नदियों के वेटलैंड्स में हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें ब्लैक और ब्राउन कार्बन भी एक अलग अलग हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो बनते हैं इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से। अब देखो सिंपल सी चीज है यार, ब्लैक कार्बन वो धुआं है जो गाड़ी से निकल रहा है, राइट, फॉसिल फ्यूल को जलाकर, करेक्ट। अब यहां पर कौन से कार्बन की बात होगी? टील कार्बन। और मैंने आपको बताया वो फ्रेश वाटर पे ही मिलेंगे वेटलैंड में, और किससे बनते हैं? वेजिटेशन से। भाई प्लांट होता है वो भी तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, और प्लांट जो मरेगा, यानी कि जो भी, यानी कि एनिमल्स और प्लांट्स की जब डेथ होगी, तो उससे बनने वाला जो कार्बन होगा वो होगा टील कार्बन। ये बात ध्यान में रखिएगा, जो अक्सर हम लोग को रहे फ्रेश वाटर वेटलैंड पर देखने को मिलते हैं कि स्टोर्ड रहते हैं, बस। तो अलग अलग प्रकार के कार्बन होते हैं, ब्लैक कार्बन हो गया, ब्राउन कार्बन हो गया, ब्लू कार्बन हो गया, ग्रीन कार्बन हो गया। तो ग्रीन कार्बन जो है प्लांट्स में हम लोग को फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में देखने को मिलता है, ब्लू कार्बन हम लोग को ओशियंस में देखने को मिलते हैं, ब्राउन कार्बन हम लोग को जो है वो ये इसमें इनकम्प्लीट कंबशन जो होता है, जैसे कि कई बार हम लोग को देखने को मिलता है कि बायोमास और सोलर रेडिएशन जो एब्जॉर्ब होती है उससे जो है वो रिलीज होता है। ब्लैक कार्बन तो गाड़ियों से हम लोग को देखने को मिलता है, धुआं सर। एक ग्रे कार्बन भी होती है, पूरे कार्बन के नाम याद रखना, इंडस्ट्री प्रोसेस से निकलने वाले। रेड कार्बन हम लोग को देखने को मिलता है जो स्नो और आइस में जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, पाए जाते हैं। ये पूरे 6 के 6 कार्बन बहुत अच्छे से याद रखना। अब टील कार्बन का क्लाइमेट चेंज में क्या रोल हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, तो ये कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी कार्बन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने में। ग्राउंड वाटर लेवल को जो है वो ये राइज करेगा, अर्बन हीट आइलैंड्स को जो है ये मिटिगेट करेगा, कम करेगा। वेटलैंड कंट्रोल करता है ग्रीन हाउस गैसेस को, और फ्लड के इम्पैक्ट को भी रिड्यूस करता है। ये वेटलैंड के फायदे जो एनवायरमेंट में बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है, बट अभी इसमें आप एनवायरमेंट के अपने टॉपिक में टील कार्बन इकोसिस्टम को भी ऐड कर लेना, बस। और क्योलादेव नेशनल पार्क के बारे में बात करें तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इंडिया की पहली रामसर साइट है, 1981 में राजस्थान में लोकेटेड है। यहाँ पर साइबेरियन क्रेन जैसी स्पीसीज हम लोग को देखने को मिलती है, जिनको काफी ज्यादा भी खतरा भी था बीच में, अभी भी है वैसे तो, क्लाइमेट चेंज के कारण। और वेजिटेशन यहाँ पर ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको जो है वो एकासिया निलोशिया नाम का एक प्लांट जो है वो आपको देखने को मिलेगा ज्यादा मात्रा में। यहाँ पर जैकल्स, सांभर, वाइल्ड बोर यानी कि जंगली सुअर, राइट, प्रोक्यूपाइंस, इस प्रकार की हम लोग को जीव देखने को मिलेंगे। 2 नदियां, गंभीर और बाणगंगा, यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलती है जो होकर गुजरती हैं। ठीक है, बायोचार एक लाइट वेट ब्लैक रेसिड्यू हम लोग को देखने को मिलता है। ये मीथेन और सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है, मीथेन को कम करने में और सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। ठीक है, बस और कुछ नहीं है। नेक्स्ट, ITSI, इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी एंड इनोवेशन फंड। तो ये जो फंड मतलब एक प्रकार का आप कोष, जहां पर पैसा जो है वो जमा करके रखते हो, ये स्टैब्लिश किया गया है चिप्स एक्ट के थ्रू, राइट। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव हम लोग, चिप मतलब ये सेमीकंडक्टर चिप की बात हो रही है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही कि पूरे दुनिया भर में सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन और टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क को बढ़ाना। तो ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा। इस फंड का इनिशियल फेज जो था उसमें इंडिया का जो सेमीकंडक्टर सेक्टर है उसका कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू करना इंक्लूडेड था, जिसमें मेन फोकस किया गया असेंबल, टेस्टिंग और पैकेजिंग के ऊपर, ATP के ऊपर। और ATSI फंड का मेन ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि जो टेक्नोलॉजिकल गोल्स जो है USA और इंडिया के बीच में, उसको भी वो करना, अलाइन करके रखना कि भाई दोनों की टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हुए सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज को जो है वो बूस्ट करना। अब देखिए इसी से रिलेटेड, अच्छा नहीं अभी नहीं, एक पोर्ट ब्लेयर ये वाला टॉपिक तो आप ही मुझे बताएंगे। पोर्ट ब्लेयर से रिलेटेड एक बहुत सिंपल सा टॉपिक है, कहां पर है पोर्ट ब्लेयर ये आपको पता होना चाहिए। वीडियो को पॉज करो और उसमें कमेंट बॉक्स पर आंसर लिखकर बताओ। और ये एक मेंस का क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन का आंसर लिखकर आपको बताना है। कल मैंने आपसे एक टॉपिक पूछा था, मुझे अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है कल के लेक्चर के टॉपिक का, तो आज मैं वेट करूंगा। और अगर आज भी आप आंसर नहीं दोगे तो कल मैं
आपको टॉपिक जो है वो एक्सप्लेन करूँगा। मैंने आपको एक बताया था कि ब्रेन के अंदर चिप जो लगती है वो उससे उसका मतलब है या कुछ और है वो एक टेक्नोलॉजी? चलिए इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। अब मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।